हम हमारे सिलेबस में कंजंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा आता है बैंकिंग वाले बच्चों को, है ना। अब आप लोग भी देख लो, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। वेदर, इसका पेयर क्या होता है? और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर सेटर क्या करते हैं, वेदर तो लिख कर देते हैं, उसका पेयर लिख कर दे देते हैं बट नॉट। बट नॉट पेयर नहीं होता, पेयर क्या होता है? और नॉट। मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। वेदर का मीनिंग होता है कि, और नॉट का मीनिंग होता है या नहीं। तो आपके नॉलेज के लिए मैं यहां बताना चाहूंगी, यहां और नॉट कंजंक्शन नहीं बनता। कंजंक्शन ये भाई साहब बनते हैं वेदर। कंजंक्शन क्या करेगा, जोड़ेगा ना। तो जोड़ेगा तो कहां बैठेगा, बीच में। मतलब वेदर बैठेगा बीच में और उसके पेयर को बिठाएगा लास्ट में। देखो कैसे सेंटेंस बनाकर बात करेंगे तो एग्जांपल में चीजें समझ में आती है। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता कि whether he will come or not। फिर से देखो एक बार, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। मतलब मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं आएगा। दैट मीन्स आई डाउट, मुझे इसमें शक है। आपके मन में डाउट है ना कि या तो आएगा या तो, क्योंकि या तो की कंडीशन लगी है। तो आई डाउट वेदर ही विल कम और नॉट। फिर से चेक करिए, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, तो इसका मतलब मुझे इसमें डाउट है। तो ये दोनों ही सेंटेंस एक ही बात बोल रहे हैं ना बेटा। मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, मतलब मुझे इसमें क्या है, डाउट है। अब बात को समझना, अगर आप इस डाउट को नेगेटिव कर दो, आई डू नॉट डाउट, इसका मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दैट मीन्स आई एम श्योर। पहले ये दो बातें कंफर्म करिए आप, ऊपर वाली दो बातें और नीचे वाली दो बातें। ऊपर वाले दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, ऊपर वाले दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है कि मैं नहीं जानता, मतलब मुझे डाउट है कि वह आएगा या नहीं, क्योंकि या की स्थिति में उसने छोड़ा है। देख लूंगा भैया, आना होगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो मतलब आपको डाउट है, आप नहीं जानते, अभी आपको श्योरली नहीं मालूम की बात क्या बोलने वाले हैं। अब जब बोले आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, दैट मीन्स आई एम श्योर। मतलब मुझे इसमें शक नहीं है तो आपको क्या है, भरोसा है, श्योरिटी है आपको, आई एम श्योर। अब आप सेंटेंस को वैसा ही आगे कंटिन्यू करते हो, वेदर ही विल कम और नॉट। अब ट्रांसलेट करिए, आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह आएगा या नहीं। तो आपने फिर से जब या नहीं बोला तो मतलब आपको तो डाउट है। पर सेंटेंस में हमने शुरू में क्या बोल दिया, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो जब शक नहीं है तो आप किसी एक बात को लेकर श्योर है, नहीं नहीं भैया आएगा। बोले आपको डाउट है, नहीं डाउट नहीं है, आएगा, भरोसा है कि आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट डाउट वेदर ही विल कम। अब यहां अगर आपने और नॉट बोला तो जैसे आपने और नॉट बोला ना, तो इसका मीनिंग बिगड़ गया, क्योंकि उसमें क्या जुड़ गया, या नहीं। फिर से बोल के देखो, आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह आएगा या नहीं। तो या नहीं मतलब आपको तो डाउट है। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, बोले भैया हमको ना ये और नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि और नॉट के आने से ना मीनिंग बिगड़ रहा है। वेदर से हमने बोला कि तुम तो की का मीनिंग दे रहे हो, पर और नॉट के आने से मीनिंग बिगड़ रहा है। तो हमने और नॉट को बोला भैया तुम यहां से जाओ। जब और नॉट जाने लगा ना, तो वेदर बोलता है रुको और नॉट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों चलेंगे, क्योंकि ये लोग को रिलेटिव है। को रिलेटिव हमेशा कैसे चलते हैं, पेयर में चलते हैं, पेयर में ही आएंगे, पेयर में ही जाएंगे। तो हमने बोला वेदर आप क्यों जा रहे हो, आप तो की का मीनिंग दे रहे हो, और की के मीनिंग की तो हमको जरूरत है।
दो वाक्य को जोड़ेगा भी ना, एक सेंटेंस ये और एक वो, दोनों को जोड़ने वाले कंजंक्शन की तो जरूरत हमको है। तो हमने कहा आप रुक जाओ, तो वेदर कहता है सॉरी, हम लोग को रिलेटिव है, हम साथ साथ चलते हैं, अगर आप मुझे रोक रहे हो तो और नॉट को भी रोको। हमने कहा और नॉट के रुकने से मीनिंग बिगड़ रहा है, हम और नॉट को नहीं रोक सकते। तो फिर ये वेदर बोलता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भैया चले जाओ। अब वेदर यहां से उठा क्योंकि और नॉट भी यहां से चला गया, ध्यान देना है ना। अब जब यहां से वेदर उठ के गया तो ये जगह खाली हो गई। अब पोस्ट कौन सी है, यहाँ पे कौन बैठेगा, कंजंक्शन, तो यहां पर एक वैकेंसी निकली है। जगह खाली होती है तभी वैकेंसी निकलती है ना। और अपने एमपी गवर्नमेंट में तो जगह खाली भी है तो सालों पता नहीं रहता वैकेंसी का, है ना। चलो फिर भी एक मान लेते हैं अंदाज कि भैया जगह खाली हुई है, वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी निकली है तो पोस्ट किसकी होना चाहिए, कंजंक्शन की, बहुत बढ़िया। और इस कंजंक्शन पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, कि मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। तो इसमें बोला मैं मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह आएगा। तो अब की का मीनिंग चाहिए, तो की के मीनिंग के लिए हमने रिसर्च की कि कंजंक्शन में कौन सा ऐसा कंजंक्शन है जो की का मीनिंग देता है और कंजंक्शन बनता है। तो हमें पता चला कि एक भाई है जिसका नाम क्या है, दैट, ये की का मीनिंग देता है। अब हम दैट से मिलने जा रहे हैं, उसको बताने वाले कि एक जगह वैकेंसी निकली है, की का मीनिंग लग रहा है, तुमको कंजंक्शन बनना चलना है तो चलो हमारे साथ। तो जब हम दैट के पास पहुंचे, हमने बताया उसको कि एक वैकेंसी निकली है और की का अर्थ लग रहा है, और जो कि तुम की का मीनिंग देते हो तो चलो। तो जैसे ही बोला चलो तो दैट बोलता है चलो। हमने कहा सुनो भैया, तुम आ तो जाते हो पर आके बैठने के बाद लोगों की नाक में दम करते हो। बोले कहाँ करा, तो हमने बोला रिलेटिव प्रोनाउन में। ये रिलेटिव प्रोनाउन में दैट यहां से क्या बन के गया था, कंजंक्शन था ना बेटा, इसको तो ले भी नहीं गए थे, बाकी हु विच और व्हाट को ले गए थे, तो ये भी चला गया पीछे पीछे। और वहां जाके कितने नाटक बताए मेरे को, सजीव भी होना और मेरे को निर्जीव भी होना। मतलब शादी में जो फूफा जी लोग हरकत करते ना, वैसी वाली हरकत किया था इसने, दैट ने। तो हमने इसको बोल दिया भैया सुन लो, यहीं पे सुन लो, तुम्हारी नाटक नोटंकी हम नहीं सहन करेंगे। कारण अपने ही घर में है ना, ये घर में मम्मी के सामने बच्चा कितने ही नाटक बताए बेटा, मम्मी तो रैपट लगाती, बोलते सीधा खा ले जो बना। आजकल की मम्मी लोग तो हाँ बेटा तू क्या खाएगा, तेरी पसंद का। पुराने समय में खा रही है उठाऊं चप्पल, है ना, तो फिर चप्पल खाने से अच्छा जो बना होता है वही खा लेते थे हम लोग, है ना। बात को समझना बेटा। तो यहाँ पर हमने दैट को पहले ही बोल दिया, और दैट अपने घर में बैठा है तो ज्यादा नाटक हम नहीं सुनेंगे तुम्हारा। उनने सुन लिया, अरे एक बंदा है घर में कैसे भी बैठता है, कैसे भी खा लेता है, कैसे भी कहीं भी पड़ा रहता है, पर दूसरे के यहाँ जाएगा तो इतनी डिग्निटी की जिसकी कोई हद नहीं। अब घर में आके देखो उन लोगों को, तो ये कंजंक्शन में इसी का घर है, तो इसके घर वालों को तो इसकी पता ही है ना कितने गहरे पानी में। तो इनने स्पष्ट बोल दिया भैया हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, पहले ही बता दे रहे। तो बोले कोई बात नहीं ना, वो दूसरे का घर था, ये तो अपना ही घर है, मैं कर लूंगा एडजस्ट। तो अब इसने भी सोचा कि एक बार इन लोगों ने मेरे को डिक्लाइन किया तो आखिरी तक मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। जैसे शादी में फूफा जी, क्यों बोला मैंने, फूफा जी मुंह बराबर फुलाएंगे बेटा। अच्छा घर का लड़का इरिटेट होके बोल भी देगा, मम्मी पहुंचा क्यों नहीं दे रहे वो फूफा को वापस अपने घर, परेशान करके रखा है हमको यहाँ पे, भैया नहीं पसंद आ रहा तेरे को हमारा व्यवहार, उठ और निकल जा अपने घर जा। तो वो फूफा घर भी नहीं जाएगा बेटा, और आपकी शादी में आखिरी तक टिका रहेगा और सबकी नाक में दम करेगा। अगर उसको भी मालूम है कि मैंने एक बार इनको डिक्लाइन किया तो ये आगे की जितनी भी शादियां है उसमें मेरे को इनवाइट भी नहीं करेंगे और तो इसीलिए डैड भी यही सोच के रुका हुआ है कि अगर मैंने इनको बोला हाँ चलो नहीं जाना मेरे को तुम्हारे साथ, तो ये अगले बार मेरे को बुलाने भी नहीं आएंगे। तो बोले चलो चलो मैं बिल्कुल एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा बोलकर दैट आता है बेटा। और यहाँ पर कौन बैठता है, तो दैट बैठता है। अगर इस सेंटेंस में दैट लिखा है तो ये करेक्ट है, और अगर इसी सेंटेंस में वेदर लिखा है अगर इसी सेंटेंस में वेदर लिखा है तो ये गलत है, और इसमें दैट लिखा है तो ये सही है। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। वेदर का पेयर जनरली क्या होता है, जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, और नॉट के साथ। अब यहां पर हमने बोला आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं आएगा। ये बात में वेदर और नॉट की बात हमको पसंद आई, तो इस सेंटेंस को हमने ओके कर दिया। इसी सेंटेंस को दूसरे फॉर्मेट में हमने बोला आई डोंट नो, दैट मीन्स आई डाउट।
मैं नहीं जानता इसका मतलब मुझे इसमें शक है कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो जब तक आपको डाउट था तो आपने या नहीं की कंडीशन लगाए, लेकिन जब आपने बोला आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तो मतलब आपको श्योरिटी है, दैट मीन्स आई एम श्योर। और जब आई एम श्योर तो मैं या नहीं की कंडीशन नहीं लगाऊंगी। तो मैंने किसको पहुंचाया? और नॉट को, कि भैया और नॉट हटो। तो वेदर बोलता है बिना और नॉट के मैं नहीं बैठूंगा, अगर आप मुझे बिठा रहे हो तो ये गलत हो जाए। तो फिर हम किसको लेकर आते हैं? कि दैट को। दैट को ही क्यों लाते हैं? क्योंकि वो की का मीनिंग देता है। तो जब भी आपको ऐसा बोलना है, जब भी आपको डाउट या डाउटफुल नाम का शब्द, जब भी आपको डाउट या डाउटफुल नाम का शब्द नेगेटिव फॉर्मेट में दिखे, कौन से फॉर्मेट में? तो आपको वहां पर वेदर का यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर किसका यूज करना है? दैट का। ये बनाते आ जाएगा सेंटेंस जो मैंने बोला, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए और वेदर को देख के इनकरेक्ट बताइए और दैट को देख के करेक्ट बताना है, इतना काम कर लोगे, ठीक। अगला हमारा कंजंक्शन रहेगा भाई, द रीजन इज और द रीजन व्हाई। अब बात यहां पर ये आती है कि मैडम ये द रीजन इज या द रीजन व्हाई का मीनिंग क्या होगा? तो बेटा जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कारण यह है कि, कारण यह था कि, ऐसा इसीलिए हुआ कि, जब भी हमको इस टाइप की बात बोलना है तो कहा जाता है द रीजन इज, द रीजन व्हाई। अब मैटर यहाँ पर ये है कि मैडम ये द रीजन ही कंजंक्शन बनता है क्या? बेटा ये कंजंक्शन नहीं बनता। कई बार इन्हीं से वाक्य की शुरुआत हो जाती है या कई बार ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं, पर इसके लिए कारण यह था कि तो एक में बोल दिया, अब क्या कारण था वो दूसरे वाक्य में बताना पड़ेगा और दोनों को जोड़ेगा कौन? कंजंक्शन। तो इनका कंजंक्शन, इन शब्दों का कंजंक्शन कभी भी बिकॉज, ड्यू टू या ओइंग टू नहीं बनता। ये तीनों अगर आए तो ये गलत हो जाएंगे। क्यों बोले मैडम? बिकॉज का मीनिंग क्योंकि, ड्यू टू का मीनिंग के कारण, ओइंग टू का मीनिंग के कारण। तो ये तीनों क्या बता रहे हैं? तीनों ही क्या बता रहे हैं? और हमारा रीजन भी क्या बता रहा है? कारण। तो डबल डबल कारण वाले शब्द थोड़ी आएंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना रहता है, द रीजन इज दिखा और द रीजन व्हाई दिखा तो पहले चेक करो कि उसमें बिकॉज, ड्यू टू या ओइंग टू तो नहीं है, अगर है तो गलती है। इतनी बात समझ में आई? तो बोले मैडम जब बिकॉज, ड्यू टू, ओइंग टू इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसका पेयर क्या बनेगा? तो बेटा फिर से की के मीनिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? एक ही बंदा है कंजंक्शन में जो की का मीनिंग देता है, वो कौन है? अब पिछले बार आया था तो अच्छे से बैठ गया था, इज्जत के साथ बिल्कुल, है ना। तो इस बार भी हमने सोचा कि दैट को बुला के ला लेते हैं कि भाई आ तो गया, अच्छे से तो बैठ गया। हमने बोला दैट एक जगह और वैकेंसी निकली है, चलना है क्या? तो बोले चलो। हमने कहा चलो नहीं, हरकत शुरू मत करना, बार बार बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं चलो। अब आ गया, जैसे दैट हमारे साथ आया और कहता बैठना कहाँ पर है। हमने कहा देखो भैया ये द रीजन इज दिख रहा है, इसके बाद यहां बैठ जाना तो दूसरा सेंटेंस तुमसे हम जोड़ देंगे, और एक जगह द रीजन व्हाई के बाद बैठ जाना। तो जैसे इसने द रीजन इज के बाद की पोजीशन को सुना तो कहता ओके बैठ जाऊंगा, और जैसे इसने सुना द रीजन व्हाई के बाद यहां बैठना है तो दैट बोलता मैं नहीं बैठता। हमने कहा तुम फिर हरकत कर रहे हो। बोले नहीं मैं नहीं बैठूंगा। हमने कहा क्या दिक्कत है भैया, द रीजन इज के बाजू में तो बैठने को तैयार हो ना तुम, तो द रीजन व्हाई के बाजू में क्यों नहीं बैठ रहे? तो बोले बस नहीं बैठना। हमने कहा ज्यादा हरकत मत करो, अपन घर के आदमी है ना, घर के बंदे को ही समझाया जाता ना हर बार, कंजंक्शन इसी का घर है बेटा। और यहां पर आए कौन है? गेस्ट बन के। व्हाई तो देखा जाए तो WH का वर्ड है ना वैसे, तो ये लोग यहाँ पर आए हैं तो हम बोलते देखो भाई घर के बंदे हो, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार मम्मी लोग सिखाती है ना बेटा तू एडजस्ट कर लेना बेटा, अपन घर के है ना, अपने को समझना पड़ेगा। मेहमान को थोड़ी बोल सकते तुम काय को आ गए, निकलो यहाँ से। कई बार हो ही जाते हैं कि कोई ऐसे गेस्ट आ गए जो अपने यहाँ छोटे बेटे को पसंद बिल्कुल नहीं है, तो वो घर में आके मम्मी पे गुस्सा करता है, ये आया काहे के लिए, किसने बुलाया इसको? तो बोले बेटा अब आ गया है, नहीं उठो निकालो इसको घर से। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, तेरे को वो आदमी पसंद नहीं ना, जा तू अपने कमरे में जा। कई बार ऐसे भी मम्मी लोग हैंडल करती है। तो हमारा घर ये है, कंजंक्शन का घर है दैट।
अब दैट अपने घर में है तो उसको समझा रहे कि भैया तुम एडजस्ट करो, तो कहता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा उसके बाजू में। तो हमने कहा भैया ऐसी कौन सी तुम्हारी ये भाई से दुश्मनी हो गई जो तुमको इसके साथ बैठना ही नहीं है। तो ये पता क्या बताता है, ये दुश्मनी आजकल की नहीं है बोले, ये दुश्मनी हमारी पुरानी है। जब हम नरेशन पढ़ते थे ना बोले, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाने का ही नियम होता था। लेकिन होता क्या है बोले, ये WH के वर्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं दैट को कि उठो और निकलो यहां से, अब हम आ गए हैं, हम कंजंक्शन बनेंगे। तो ये इकलौता WH नहीं है बोले, और भी WH के वर्ड्स है, ये सारे मेरे को वहां से भगा देते हैं। तो जब ये लोग वहां से भगा देते हैं, तो अब जब तुम खुद कंजंक्शन बनने थे उस समय में, तो अब मेरी जरूरत तुमको क्यों पड़ रही है, नहीं बैठना मेरे को तुम्हारे बाजू में। दुश्मनी आजकल की नहीं है बोले, दुश्मनी हमारी नरेशन के चैप्टर की है। तो हमने कहा भैया ऐसा भी है क्या, अब हमको पता ही नहीं था। तो हमने कहा सुनो भाई दैट, अपन घर के आदमी है ना, अपन एडजस्ट करेंगे, है ना। तुम क्या हो, तुमको इस शब्द से प्रॉब्लम है ना, बोले हाँ। तो हमने कहा एक काम करो, ये भाई को बैठने दो, कुछ डिस्टेंस बना लो और इसके बाद तुम बैठ जाओ। मत देखना भैया उसका मुंह तुमको नहीं है पसंद तो, पर पार्टी में अगर वो बंदा आया है तो उसको भी एंजॉय करने दो और आप भी एंजॉय करो। तुम वो कोने में कर लो, तुम जे कोने में कर लो। ऐसा करके हमने दैट को समझाया, तो दैट हमारी बात से एग्री कर गया। अब आप सेंटेंस में देखिए कि कैसे ये दैट सेंटेंस में बैलेंस करके चीजों को बैठता है। ठीक है, अब बताओ इसमें गलती किसकी थी, किसकी गलती है इसमें, भाई की या दैट की? भाई की ही गलती है ना, तो इसीलिए अब घर का आदमी भी हर बार गलत थोड़ी होता है। ठीक, समझो। सबसे पहले तो द रीजन इससे बनाएंगे, he failed, the reason is, फेल हो गया कारण यह है कि, अब ये दैट आ गया कंजंक्शन, he did not study well, वह फेल हो गया कारण यह है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था। तो द रीजन इज के बाद यहां पर दैट आया, ये वाक्य को इस वाक्य से जोड़ दिया। पर जैसा द रीजन इज के बाद आया वैसे भाई के तुरंत बाद नहीं आ सकता, तो फिर हम चीजों को इधर उधर कर देते हैं। हम ना द ही फेल्ड बाद में लिख देते हैं, हम बोलते हैं द रीजन व्हाई ही फेल्ड दैट। अब बताओ व्हाई और दैट के बीच में आ गया डिस्टेंस, चलेगा? हाँ, तो कभी भी याद रखिएगा, कोई भी WH का वर्ड और दैट कभी भी साथ साथ में नहीं आते ही नहीं है, दोनों ही कंजंक्शन बन जाते हैं। और किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन दो बार नहीं आता, एक ही बार आता है। क्लियर बेटा इतनी बात? कंजंक्शन रहेगा हमारा बिफोर। बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले, या तो के पहले या तो से पहले, पहले का मीनिंग देता है। अब जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना बेटा, तो टेंस में मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर तो वहां पढ़ाती हूँ, यहां पर दो स्ट्रक्चर बनते हैं बिफोर के, ध्यान से देखना। जब बिफोर कंजंक्शन बनकर आता है तो बिफोर के पहले आने वाला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। अब कंजंक्शन कौन बन गया भाई? बिफोर। तो पास्ट का कॉम्बिनेशन किससे होता है? पास्ट से, हमेशा पास्ट का कॉम्बिनेशन किससे होता है? पास्ट से। तो यहां पर लगता है बेटा सिंपल पास्ट। तो यहां पर इसको बोलने का तरीका हम टेंस में ऐसा सीखते हैं कि जब भी पास्ट टेंस की शुरुआत होती है, तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने निकलते हैं उसके पहले हम सिंपल पास्ट पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट को बनाने का स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैसे होता है तो इसको समझो। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखता है ना, तो आप कहिए या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। इन सबको क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज और हैव होते हैं वर्ब के, हैड होता है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट का, और सेकंड फॉर्म होता है पास्ट का। तो आप बताइए आपका परफेक्ट कौन सा परफेक्ट है? पास्ट यानी वर्ब का, सेकंड फॉर्म यानी हैड। ये मिल जाती है हमको हेल्पिंग वर्ब। हैड को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अब कंजंक्शन कौन आ गया? बिफोर। अब पास्ट यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ये एक स्ट्रक्चर ये बनता है।
तो एक बनता है अगर पास्ट परफेक्ट के साथ ना बेटा, तो दूसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट के साथ। तो अब यहां बच्चा डाउट में रहता है। क्या डाउट में रहता है कि पास्ट परफेक्ट का सिंपल पास्ट पेयर बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या बनेगा? सिंपल फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट का सिंपल पास्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल फ्यूचर। बच्चों को ऐसा लगता है बेटा भविष्य में हम जो भी होंगे वो हमारी आज की मेहनत होगी। तो जैसे पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट होता है, वैसे फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट। जनरली बच्चों को क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट तो सिंपल पास्ट, तो बोले फ्यूचर परफेक्ट तो सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट। अब इसके स्ट्रक्चर्स बनाते आना चाहिए। देखो फ्यूचर परफेक्ट, देखो सबसे पहले फ्यूचर बोले तो विल शैल दोनों क्या है? मॉडल। मॉडल को क्या चाहिए? परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म में कौन होते हैं? हैज हैव। हैज हैव में से हमने क्या दिया? हैव। हैव से पूछो आपको क्या चाहिए? बेटा हैज हैव और हैड, इनको सबको क्या चाहिए? हर सेंटेंस में होता है। फिर क्या बोला? बिफोर। अच्छा कल की क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया है ना, तो प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहां सेकेंड? प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बन गया सिंपल प्रेजेंट। एस लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना हो तो नहीं लगाओ, वो आपकी मर्जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब दोनों स्ट्रक्चर्स को समझना या एग्जांपल्स को समझना। जैसे हमने यहां पर बोला पास्ट परफेक्ट में तुम्हारे स्कूल जाने से पहले वह घर पहुंच चुकी थी, या फिर ऐसा बोलो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुका था। तो वह स्कूल जा चुका था ये हमने कहा बोला? बाद में। तो इंग्लिश में ये कहां आएगा? पहले। He had gone to school before you reached your home. तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, मतलब तुम तुम्हारे घर पहुंचे, वह स्कूल जा चुका था। और he will have reached there before you, अब फर्स्ट फॉर्म आएगा रीच देयर, ये फर्स्ट फॉर्म। कारण कि फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कौन होता है? प्रेजेंट होता है। तुम्हारे वहां पहुंचने के पहले वह वहां पहुंच चुका होगा। तो विल हैव का मीनिंग क्या आएगा? चुका होगा। और हैज हैव का चुका है, हैड का चुका था। ट्रांसलेशंस में हमको ये सब जो पहले है वो हिंदी में बाद में बोलना है। हिंदी और इंग्लिश ऐसे चलते हैं, इससे पहले भी बताया है। जो शब्द या सेंटेंस हिंदी में पहले बोल रहा है वो इंग्लिश में बाद में जाएगा। क्लियर इतनी बात?